दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत का आज पहला लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे कि विद्युत क्या होता है, विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या होती है और विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, मात्रक क्या है। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ होता क्या है। सबसे पहली हेडिंग है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ का अर्थ होता है विद्युत धारा के बंद तथा सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के बंद यानी धारा के बंद तथा सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यही परिभाषा है, इसकी सिंपली परिभाषा है। अब इसका अर्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा रटना और समझना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। रटने को कोई भी रट सकता है लेकिन समझने को कोई समझ पाता है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइए इसको समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। धारा के बंद तथा सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक परिपथ बनाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले सेल बनाऊंगा। तो सेल का चिन्ह इसी तरह होता है। यह है प्लस, यह है माइनस। जो बड़ा वाला है वो है प्लस और छोटा वाला है माइनस। यह है एक सेल का चिन्ह बन गया। उसके बाद में आगे हम कुंजी लगाएंगे। ये हो गई कुंजी, ये इसको कुंजी कहते हैं। उसके बाद में आगे चल के एक बल्ब लगा देंगे। एक बल्ब लगा देना है हमको। यहाँ पे एक बल्ब का मैंने साइन बना दिया। ये बल्ब का साइन है, सिंपली आप समझ जाएंगे। तो ये हो गया। ये जो है कुंजी है, इसको के लिख सकते हो कुंजी। तो यहाँ पे परिभाषा कहा गया है कि धारा के बंद तथा सतत पथ को परिपथ कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कुंजी ओपन है, ये बंद नहीं है, यानी जो है परिपथ अभी पूर्ण नहीं हुआ है, परिपथ अभी खुला हुआ है। तो इसको आप यहाँ से सिंपली बंद कर देंगे। ये बंद का निशान है कि बंद कर दिया। अब जैसे ही बंद कर देंगे तो क्या होगा कि करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। यहाँ से करंट शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है करंट। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से निकल के करंट ये निगेटिव की ओर आएगा। तो ये परिपथ बन गया। इसी को हम परिपथ कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो करंट जो है आई करंट वो पूरा सर्किट में जा रहा है और इस बल्ब को चमका रहा है, जला रहा है। तो इसीलिए इसको हम परिपथ कहेंगे। मैंने विद्युत परिपथ की परिभाषा समझा दी। उदाहरण के रूप में मैंने एक सर्किट बनाया था, परिपथ बनाया था, उसको भी मैंने पूरा समझा दिया, क्लियर कर दिया, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। पढ़ना किताब से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा होती है आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आइए सिंपली लिख लेते हैं आवेश प्रवाह की समय दर को आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा है लेकिन ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं। फिजिक्स में डिनोशन मतलब नोटेशन बहुत जरूरी है। विद्युत धारा को आई से सिंपली डिनोट किया जाता है। आई से आप विद्युत धारा को डिनोट करेंगे। आई बराबर हो जाएगा Q बाई टी, जहां Q क्या है, Q है आवेश, उसके बाद में T है टाइम यानी समय, T है समय। तो यही पे यही चीज लिखी हुई है कि आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो परिभाषा थी उसको मैं मैथमेटिक्स के रूप में, गणित के रूप में इस तरह डिनोट कर दिया हूं। I बराबर Q बाई टी। आपको सिंपली याद रख लेना है I बराबर Q बाई टी, जहां Q है क्या, आवेश है, और T टाइम है। यह है विद्युत धारा। ये क्या है, विद्युत धारा। I इक्वल टू Q बाई टी। ये सिंपली आपका जो है मैथमेटिक्स के रूप में होगा, गणित के रूप में होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी का है। परिभाषा आप इससे आसानी से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे I है विद्युत धारा, Q है क्या है, आवेश है, T है समय। तो यदि आपको परिभाषा नहीं याद रहती है एग्जाम में तो आप सिंपली वहां पे I बराबर Q बाई टी लिख देंगे और यहाँ Q को डिनोट कर देंगे, आवेश है, T समय है और I धारा है। तो आपका ये सही रूप में मान लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर का अर्थ ही होता है समय, मतलब समय। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहा जाता है, विद्युत धारा। अब आइए विद्युत धारा का मात्रक जान लेते हैं। मात्रक क्या होता है, तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। उसके बाद में आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक सिंपली कूलाम होता है।
उसके बाद में समय, समय का मात्रक आपको पता है सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि क्या आता है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 गुलाम बटा 1 सेकंड बटा 1 सेकंड। मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है। जब यहाँ 1 एम्पियर हो गया, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो यहाँ पे मैंने 1 एम्पियर कर दिया, तो यहाँ 1 गुलाम हो जाएगा और यहाँ 1 सेकंड हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ही आसान। को धनावेशों का प्रवाह माना गया है। जिस समय विद्युत धारा की खोज हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन का कुछ अता पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन का पता नहीं था, इसीलिए विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है। वैसे इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए विद्युत धारा का जो है प्रवाह धनावेश का जो है प्रवाह माना गया है। विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन का कुछ अता पता नहीं था, इसीलिए विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसको मैंने समझा कि आपको लिखवाना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश माना गया है 1e, इसे 1e डिनोट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है 1e इक्वल टू कितने गुलाम होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो गुलाम होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 गुलाम। यही होता है एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 10 के घाते माइनस 19 गुलाम होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए और आपको इसको याद रखना है हमेशा। आपने विद्युत धारा की परिभाषा सीख ली, मात्रक सीख लिया। अब बात आती है कि विद्युत धारा को मापते कैसे हैं। तो विद्युत धारा को एमीटर के थ्रू मतलब मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर के थ्रू मापा जाता है, और एमीटर को किस क्रम में बिठाया जाता है? कभी कभी ये पूछा जाता है कि एमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में या पास क्रम में यानी समांतर क्रम में? तो इसका आंसर है इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और श्रेणी क्रम में लगा के विद्युत धारा का मापन किया जाता है कि कितना एम्पियर परिपथ में करंट बह रहा है। अब कैसे लगाया जाता है, आइए एक सैंपल में आपको दिखाई दे रहा हूँ कि किस तरह से लगाया जाता है। सिंपली इसको मिटा दूंगा, उसके बाद में मैं एक परिपथ बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कैसे एमीटर लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं सेल बना लूंगा। सेल का आपको डेफिनेशन मैंने बता रखा है, ये प्लस है ये माइनस है। जो बड़ा वाला डंडा है वो प्लस है, जो छोटा वाला डंडा है वो माइनस है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कुंजी लगा रखी है। कुंजी लगाने के बाद में अब आइए एक बल्ब सेट कर देते हैं। ये बल्ब हो गया। उसके बाद में आगे चल के ए मीटर हमको लगाना है, तो ए मीटर का जो है नोटेशन उसको इस तरह है, ए मीटर, ए लिख देना है आपको सिंपली, बस ये हो गया। उसके बाद में कुंजी है, कुंजी पे आपको के लिख देना है, ये कुंजी हो गया। अब ए मीटर को देखिए श्रेणी क्रम में लगाया है। श्रेणी क्रम ये होता है, इसको मैंने श्रेणी क्रम में सेट कर दिया है, श्रेणी क्रम में लगा दिया हूँ। अब यहाँ से देखिए प्लस से धारा निकलेगी, करंट जाएगा और यहाँ जाते जाते यहाँ पे आएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और इस तरह आएगा जब ये क्लोज रहेगा, जब कुंजी क्लोज रहेगी उस समय। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि श्रेणी क्रम में किस तरह एमीटर जुड़ा होता है। एमीटर इसी तरह श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसी विद्युत बल्ब के तंत्र में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण बताइए। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना जरूरी है। मैंने फार्मूला बताया है विद्युत धारा का कि I इक्वल टू होता है Q/T, मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। और यहाँ पे आपको आवेश पूछा गया है, इसी का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको इसकी साइड रोके लेते हैं। ये हो जाएगा Q इक्वल टू I इंटू टी, आई इंटू टी, यही हो जाएगा ना, Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। अब यही Q का वैल्यू आपको निकालना है, तो सिंपली I कितना दिया होगा 0.5 एम्पियर, यही विद्युत धारा है। I मतलब विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कितनी है 0.5 एम्पियर, तो आपको सिंपली लिख लेना है 0.5 इंटू टी मतलब समय। लेकिन याद रखना समय सेकंड में रहेगा, समय किस में रहेगा, सेकंड में लिखना है। यहाँ पे देखिए समय जो है मिनट में दिया गया है, 10 मिनट है, 10 मिनट को आपको सेकंड में सिंपली बदल लेना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में 10 गुणे 60 इतना सेकंड हो जाएगा, मतलब 600 सेकंड टोटल हो जाएगा। 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। कैसे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 10 मिनट बराबर 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकंड। तो यहाँ पे सिंपली आपको 600 लिख देना है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा, जब आप सिंप्लीफाई करोगे हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 300 कूलाम, यही इसका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो यही फाइनली आंसर है।
सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको लगा सकते थे। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसको आपको जानना चाहिए था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हल करना है। एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं हर बार बताता हूँ। फिजिक्स और मैथ में एग्जाम्पल से क्वेश्चन भर भर के दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है एक्सरसाइज तो लोग करके जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल केवल एग्जाम्पल करके जाते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे विद्युत विभवांतर के बारे में कि विभवांतर होता क्या है, इसकी परिभाषा समझ लीजिए। उसके बाद में उदाहरण के द्वारा समझाऊंगे क्या होता है विभवांतर। देखिए, एकांक आवेश को परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर बी कहलाता है। विभवांतर को बी से डिनोट करते हैं तो विभवांतर कहलाता है। उसके बाद में बी बराबर W/Q मैंने लिख दिया है। यही जो परिभाषा है इसको गणित के रूप में, मैथमेटिक्स के रूप में मैंने इस तरह डिनोट कर दिया है, बी बराबर W/Q, जहां W क्या है, कार्य है, उसके बाद में Q क्या है, आवेश है। आवेश है, Q आवेश है। तो ये हो गया। एकांक आवेश को परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं या विभवांतर कहलाता है। यही परिभाषा है। सिंपली आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसे कैसे समझना चाहिए, कैसे क्या होता है। तो इसको सबसे पहले मिटा दूं, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, एक परिपथ में यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं सेल बनाए दे रहा हूँ। सेल जो बड़ा वाला डंडा है ये प्लस, छोटा वाला है माइनस, ये बहुत बार बता चुका हूँ। उसके बाद में एक कुंजी, ये कुंजी है, मैं इसी तरह की कुंजी बनाता हूँ। और एग्जाम बुक में इस तरह का भी आपको मिल सकता है कुंजी, इस तरह का। तो दोनों सही है, मैं ज्यादा इसको प्रेफर करता हूँ। तो कुंजी मैंने बना दिया है। उसके बाद में अब एक आपको बल्ब लगाना है। क्या लगाना है, बल्ब। एक बल्ब लगा दे रहा हूँ, ये एक बल्ब लगा दी हो ऐसे। और उसके बाद में अब समझते हैं विभवांतर होता क्या है। देखिए, एकांक आवेश को परिपथ में एक पॉइंट से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे ही विभवांतर कहा जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे स्विच क्लोज करोगे, यानी कुंजी क्लोज करोगे, यानी बटन ऑन करोगे, तुरंत क्या होगा, यहाँ से आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो वही कहा गया है कि एकांक आवेश को, मान लीजिए पॉइंट ये क्या है, ए है, और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो वही कहा गया है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाने में जो आवेश को जो है ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को किसी परिपथ में एक बिंदु से, कोई पॉइंट है, बिंदु है ए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, पॉइंट बी तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। कोई आवेश है, मान लीजिए क्यू आवेश है, इस क्यू को हमें बी तक ले जाना है, उसमें जो कार्य लगेगा, ऐसे तो चल नहीं जाएगा, खुद ब खुद तो चला नहीं जाएगा, कुछ कार्य होगा, उसी कार्य को विभवांतर कहा जाता है। बी बराबर W/Q होता है। W क्या है, W वर्क है, कार्य है, और Q क्या है, Q आवेश है, ये आवेश है। अब विभवांतर का मात्रक जान लेते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सी से सिंपली डिनोट करते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो सिंपली जो है विभवांतर का जो मात्रक यहाँ पे बन जाता है वो बन जाता है ओल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या बन जाता है, ओल्ट। तो ओल्ट बराबर हो जाता है जूल, ओल्ट बराबर जूल बटा कूलाम। ये एग्जाम में एक नंबर में आ सकता है कि एक ओल्ट बराबर कितना होता है। तो एक ओल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल अपान 1 कूलाम। 1 ओल्ट बराबर 1 जूल अपान 1 कूलाम, क्योंकि ये सिंपली परिभाषा है, परिभाषा में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो विभवांतर का जो है मात्रक क्या होगा, ओल्ट हो गया। विभवांतर का मात्रक ओल्ट हो गया। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जूल बटा कूलाम बराबर ओल्ट। ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बताइए।
ये 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 गुलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी डब्ल्यू पूछा जा रहा है। तो सिंपली जो पूछा जा रहा है लिख लीजिए, डब्ल्यू यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। उसके बाद में बी यानी विभवांतर कितना है 12 वोल्ट, यहाँ पे सिंपली दिया गया है बी बराबर 12 वोल्ट यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद में 2 गुलाम आवेश, मतलब आवेश क्यू का मान कितना है, क्यू बराबर है 2 गुलाम, ये सिंपली दे दिया गया है। अब सिंपली आपको फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला होता है, बी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है। आपको डब्ल्यू कैलकुलेट करना है तो डब्ल्यू को रोक लीजिए, ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू क्यू, बी इंटू क्यू। अब बी का वैल्यू सिंपली आपको पुट कर देना है, बी का वैल्यू है 12 और क्यू का वैल्यू है 2, तो 12 गुणे 2 बराबर 24 जूल, इसका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लेने, बस यहाँ पे वैल्यू बदल देंगे, बस ये 2 का 4 कर देंगे, 6 कर देंगे, 8 कर देंगे, 12 कर देंगे, 100 कर देंगे, 200 कर देंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सेम है। आप में देखिए 11 से थोड़ा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, लेकिन 10 तक तो सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना है और आप आसानी से लगा देंगे। आप बहुत ही बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला आपके दिमाग में, माइंड में और जुबान पे होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, बस ये नहीं बताया कि विभवांतर को मापते कैसे हैं। तो विभवांतर को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मशीन बनाई जिसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है, वोल्ट मीटर, इसका सिंपल नाम है वोल्ट मीटर। ये मार्केट में आपको मिल जाएगी वोल्ट मीटर। इससे आपको विभवांतर आसानी से मापा जा सकता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर प्रयोग किया जाता है। अब वोल्ट मीटर को कभी कभी पूछता है कि किस क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो इसको सिंपली समांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। समांतर क्रम में परिपथ में लगा दीजिए और आपको विभवांतर का मान पता चल जाएगा, विभवांतर का मान पता चल जाएगा। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में परिपथ में लगाएंगे तो विभवांतर का वैल्यू पता चल जाएगा। यानी विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये क्लियर हो गया। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पैरेलल, यही है समांतर क्रम। तो ये चीजें आपको आई होप क्लियर हो चुकी होंगी। आपके स्क्रीन पे कुछ परिपथ धारे दिखाए जा रहे हैं, इनको आप ढंग से देख लीजिए, अपनी अखियां में फोटो इसको खींच लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अखियां में फोटो खींचना इसका बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए अखियां में फोटो ये खींच लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 नंबर में आ जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है सेल का संकेत बताइए, सेल का संकेत किस तरह का होता है, किस तरह का सेल का संकेत यूज किया जाता है। तो सेल के लिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सेल का सिंपल मतलब है इस तरह, ये बड़ा वाला डंडा प्लस है, छोटा वाला माइनस है, ये सेल का आरेख हो गया। इसी तरह कुंजी की बात करूं तो कुंजी भैया कुंजी भी है। कुंजी को 2 तरीके से दिखा सकते हो। ये कुंजी, पहली कुंजी इस तरीके से और दूसरा जो है वो इस तरीके से है। ये आपके बुक में जो भी है, जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है, दिल में बसा लेना है। ये और सारी चीजें हैं जो है, कहाँ तार टूटा हुआ है और कहाँ संधि है, ये सारी चीजें हैं, आपको इनको याद रखना है, आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आगे बढ़ते हैं, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करना है, तो आगे जल्दी से बढ़ लेते हैं। अगला हेडिंग है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, इसको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ओम का नियम आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में। यूपी बोर्ड एग्जाम की बात करें या बिहार की करें, वहाँ फिजिक्स में 10th में ओम का नियम बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आता ही है। तो आइए ओम का नियम समझ लेते हैं, शानदार तरीके से समझेंगे। तो सिंपली जब शॉर्टकट में बात करें तो ओम का नियम होता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही होता है ओम का नियम। इतना आपको याद रखना है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। B जो है विभवांतर, वो धारा के समानुपाती होता है। यह है धारा और ये है विभवांतर। विभवांतर जो है धारा के समानुपाती होता है। ये एकदम सिंपल शॉर्टकट तरीके से आपको मैं याद कराया दे रहा हूँ। बाय द वे एग्जाम में आप इसका जो नियम है वो भूल गए या आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख देंगे तो वहां सही माना जाएगा, क्योंकि कुल मिला के जो है ओम का नियम यही कहता है कि B जो है वो I के समानुपाती होता है। अब आइए भाषा में कैसे आपको लिखना है वो समझाई दे रहा हूँ किस तरह से। देखिए, यदि तार का ताप समान हो, यदि तार का ताप समान हो, यहाँ पे लिखिए यदि तार का ताप, यदि तार का ताप समान हो या नियत हो, समान हो तो
तार में तो सॉरी तार में तार में तार में तो तार में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, 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 उनमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उनमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही है, यह तार का ताप समान हो तो तार में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, उनमें प्रवाहित धारा, विभवांतर को 20 लिखते हैं, धारा को I से लिखते हैं, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। इसे ही हम समानुपाती भी कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। समानुपाती का सिंबल आपको पता है, इस तरीके का होता है, ये जो मैंने लिखा है, तो ये समानुपाती होता है। यही है। तो इसको लिख दीजिए फिर नीचे, अतः B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उसके बाद में जब प्रोपोर्शनल हटेगा, ये जो है समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो एक नियतांक आएगा। इन दोनों को नियत करने के लिए एक नियतांक आएगा। नियतांक का अर्थ होता है एक नियत बिंदु, एक नियत मान, ये नियतांक आएगा। तो B इक्वल टू हो जाएगा IR, जहां R क्या है, R एक नियतांक है। ये क्या है, एक नियतांक, ये नियतांक है। और इस नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं, इस नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर लिख देना प्रतिरोध, इसे ही प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इतना हो गया, इतनी चीजें हो गई, इसे प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का जो है मात्रक जान लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इतनी चीजें आप जान लीजिए। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको समझ, फिर मैं इसको ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम होता क्या है? तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। सिंपली विभवांतर जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये ओम का नियम है। अब इसको भाषा में लिखना है तो सिंपल है, ये तार का ताप समान हो, तार का ताप समान है, ताप जो है बदलना नहीं चाहिए, तार का ताप समान हो तो तार में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, तार में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर B, उनमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। यदि तार का ताप समान हो तो तार में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इक्वल टू IR, R नियतांक हो गया यहाँ पे। इस R नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। इतना है, बस इतना आप लिखाएंगे तो आपको आसानी से 4 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर में आता है मैक्सिमम टाइम, तो 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसको जानना आपको बेहद जरूरी था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। आपने समझ लिया। बात आती है प्रतिरोध। प्रतिरोध मानिए रेजिस्टेंस R के ऊपर ये प्रतिरोध होता क्या है? तो साफ साफ आपको यहाँ पे नाम में दिखाई दे रहा होगा कि प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब किसी का विरोध करना है। तो प्रतिरोध का सिंपल अर्थ होता है विरोध करना। प्रतिरोध मतलब होता है विरोध करना। अब ये किस चीज का विरोध कर रहा है? तो यहाँ सिंपली विद्युत की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बिजली का ही विरोध होगा। तो प्रतिरोध क्या होता है? धारा के प्रवाह में रुकावट डालने वाला प्रतिरोध कहलाता है। क्या? धारा के प्रवाह में रुकावट डालने वाला प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध मतलब विरोध। तो आप सिंपली लिख दीजिए धारा के प्रवाह में विरोध करने वाला या रुकावट डालने वाला, धारा के प्रवाह में रुकावट डालने वाला विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, या प्रतिरोध लिख दीजिए, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध की स्पेलिंग होती है रेजिस्टेंस, इसीलिए इसे R से डिनोट करते हैं। यहाँ सिंपली लिख दीजिए, इसे R से निरूपित करते हैं या संकेत देते हैं। R से निरूपित करते हैं, ये सिंपल है। प्रतिरोध का अर्थ होता है विरोध।
धारा के प्रवाह में, धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से निरूपित करते हैं, आर से व्यक्त किया जाता है। आर इसका संकेत है। आर का मतलब हुआ है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध का अर्थ है प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब किसी का विरोध करना, इसे ही प्रतिरोध कहते हैं, विरोध करना इसका। तो शुरू से काम ही है विरोध करना, लड़ाई झगड़ा करना। तो ये धारा को जाने नहीं देता, धारा के मार्ग में रुकावट बन के खड़ा रहता है। जितना ज्यादा बड़ा तार होता है उतना ज्यादा दिक्कत होता है, प्रतिरोध उसको जाने नहीं देता है। तो ये हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक मैंने बता ही दिया था, ओम होता है। मात्रक इसका क्या होता है? ओम। इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये चिन्ह याद रख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ओमेगा मतलब कि प्रतिरोध का जो है चिन्ह क्या है, निम्नलिखित में से प्रतिरोध का चिन्ह क्या है, तो ये दे दिया जाएगा। इसको उल्टा, टेढ़ा, सीधा मतलब बड़े बड़े मतलब तरीकों से इसको व्यक्त कर देंगे। फिर आपको टिक लगाना रहता है कि कौन सा प्रतिरोध का संकेत है। अगला है चालक के प्रतिरोध की निर्भरता या चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता। ये बड़ा ही बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो है चालक तार का प्रतिरोध किन चीजों पे निर्भर करता है। यानी कुल मिला के प्रतिरोध की निर्भरता आज के वीडियो में जानेंगे। तो प्रतिरोध की निर्भरता देखिए, प्रतिरोध किन चीजों पे निर्भर करता है। सबसे पहली बात करें तार की लंबाई। पहला है तार की लंबाई। तार की लंबाई पे प्रतिरोध निर्भर करता है भाई। तार की लंबाई, इसे यल से जरूर लिख लेते हैं। तार की लंबाई देखिए, जितना ज्यादा लंबा तार होगा, जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना उस मार्ग में जो है प्रतिरोध रुकावट डालेगा, उसको जाने में दिक्कत पैदा करेगा। जितना लंबा तार होगा, इतना लंबा रहेगा मतलब इतना छोटा रहेगा तो कम डालेगा। जैसे जैसे तार बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा होता जाएगा। आप खुद से ही सोचिए, जैसे आपको 5 किलोमीटर जाना है, कितना 5 किलोमीटर यदि आप जाएंगे और रास्ते में गड्ढे गुड्ढे पड़ रहे हैं तो आपको मतलब 5 किलोमीटर में हच्चा तो लगेगा, लेकिन कंपेयर टू 10 किलोमीटर, यदि आपको 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर जब आप जाएंगे तो ज्यादा हच्चे लेंगे, ज्यादा धक्का लगेगा। और 5 किलोमीटर जाएंगे तो आधा लगेगा। 5 किलोमीटर मतलब 10 का आधा हो गया ना, तो 5 किलोमीटर जाने में बहुत कम लगेगा और 10 किलोमीटर जाने में बहुत ज्यादा लगेगा। उसी तरह जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, उतना ज्यादा वो धारा के मार्ग में रुकावट बन के खड़ा रहेगा। तो इसलिए जो है यल इसका सिंपल अर्थ है, यल जो है यल वो जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती है। तो यहाँ सिंपली लिख दीजिए आर जो है प्रतिरोध इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जितना बड़ा लंबा तार होगा जितना ज्यादा इसकी लंबाई होगी, जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा ये होगा। समानुपाती का अर्थ ही होता है कि जितना ये बढ़े उतना ये बढ़े। समानुपाती, एक ही अनुपात में दोनों बढ़े, जितना ये बढ़े उतना ये बढ़े। जितनी ज्यादा लंबाई वाला तार होगा, जितना ज्यादा लंबाई वाला उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। सिंपल तरीका से समझ लीजिए, जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। इसीलिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल। प्रतिरोध जो है लंबाई के, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल। आप एग्जाम में साफ साफ लिख देना, जब पूछा जाएगा प्रतिरोध की निर्भरता तो आप पहले हेडिंग बनाएंगे तार की लंबाई, और तार की लंबाई में लिखेंगे कि जो है प्रतिरोध जो है तार की लंबाई के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा तार लंबा रहता है उतना ज्यादा प्रतिरोध होता है। अगला बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं। ए माने एरिया। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर आप जो है तार घर में आप अपने देखे होंगे तो उसका कुछ क्षेत्रफल होता है। जैसे तार इस तरह का कुछ होता है तो इस तरह का, इसे समझ लीजिए ऐसे कुछ होता है तार। तो ये जो होता है ये, इसे आगे वाला ये गोल कार का, इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसे ही कहा जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए जितना ज्यादा मोटा तार रहेगा उतना कम प्रतिरोध होगा। जितना ज्यादा मोटा तार रहेगा उतना कम प्रतिरोध होगा। यानी इसका सिंपल अर्थ है कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये। जितना मोटा तार रहेगा ये जितना मोटा तार रहेगा इतना मोटा, तो जो है प्रतिरोध कम लगेगा।
लेकिन कहीं इतना पतला सा तार रहेगा तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। तो जितना मोटा तार रहेगा, मतलब जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, प्रतिरोध उतना कम होगा। जितना ये ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, मतलब उल्टा है, दोनों का रेशियो उल्टा है। तो इसलिए मैंने एक को उलट दिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये दो समीकरण मैंने बना दिए। पहला समीकरण तार की लंबाई की वजह से आया, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की वजह से आया। अब इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्या आएगा, इन दोनों को आप मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यही तो आ जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर रो, ये एक नियतांक आएगा। मैंने बताया था ना, जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, ये नियतांक वाला चिन्ह हटता है तो एक जो है नियतांक आना पड़ता है। जब ये समानुपाती वाला चिन्ह हटता है तो एक नियतांक को आना पड़ता है। तो आर बराबर रो एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए, जहां रो क्या है, एक नियतांक है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब स्थान हटता है, जब नियतांक का जो है स्थान हटाओगे तो एक जो है नियतांक लाना पड़ेगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक को यहाँ रो से डिनोट किया गया है। इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आइए उसको जान लेते हैं। तो इसका मात्रक जो है वो क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है बताइए, ओम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसको याद कर लीजिए, इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। कैसे होता है, देखिए लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है बताइए, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और इसका नीचे वाले का मात्रक होता है एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, ये नीचे वाला मीटर बचा। अब देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम आपको पता है, और इस मीटर को इधर लाएंगे तो ओम मीटर हो जाएगा। सिंपल मैंने समझा दिया कैसे मात्रक आया। तो इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, आपको सिंपली याद रख लेना है, ओम मीटर इसका मात्रक होता है। ये चीजें हैं, इसको इसी तरह डिनोट भी किया जाता है, ओम मीटर, यहाँ डैश लगा देते हैं, ओम मीटर हो गया। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे अब हम बात करने वाले हैं जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, उसका जो मतलब फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। याद कर लीजिए, फैक्ट है। जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब होता है, उसके अंदर का तंतु आप देखे होंगे, विद्युत बल्ब के अंदर का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब क्यों बना होता है, इसकी चीज, इसकी जानकारी आप कमेंट में दे दीजिए कि क्यों बना होता है। ये जो है फैक्ट जो है, साइंस रिलेटेड फैक्ट, आपके जो है टॉपिक रिलेटेड फैक्ट, इनको जानना बेहद जरूरी है। फैक्ट आप तो बहुत देखते होंगे यूट्यूब पे, आजकल फैक्ट के भर भर के चैनल हैं, मोटिवेशन अरविंद अरोड़ा सर का है, वगैरह वगैरह बहुत चैनल हैं। लेकिन फैक्ट, रियल फैक्ट जो हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड, इनको आपको जानना बेहद जरूरी है। वैसे फर्जी फैक्ट तो आप बहुत जानते होंगे, लेकिन ये जो काम की चीजें हैं, जो आपके लिए अभी अभी प्रेजेंट टाइम में काम की चीजें हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप विद्युत पढ़ रहे हो, इसमें बहुत सारे फैक्ट निकल रहे होंगे, तार के खंभे जो है तार ढीले क्यों हो जाते हैं, ये सारे जो फैक्ट हैं इनको जानना आपको बेहद जरूरी है। और ऐसे बहुत से वीडियो भी यूट्यूब पे हैं, आप उनको देख सकते हो फैक्ट के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, इसको मैंने पूरा बता दिया। ओके, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ, आगे कुछ कॉन्सेप्ट है उनको आपको सिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट और जानना समझना बहुत जरूरी है। पहला दिया गया है कि दिए गए पदार्थ की यह लंबाई तथा ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रतिरोध 4 ओम है। मतलब कोई एक पदार्थ है, उसका एक तार बनाया गया है लंबाई का, और जो तार है उसका क्षेत्रफल ये है, और उसका जो प्रतिरोध निकल के आ रहा है वो 4 ओम आ रहा है। लेकिन इसी पदार्थ की, मतलब पदार्थ वही है, जैसे मान लीजिए पदार्थ के नाम पे ले लेते हैं, जैसे तांबे का मान लीजिए तार है, तो तांबे का ही तार है, एक एल लंबाई का है, क्षेत्रफल ये है, तो उसका जो है प्रतिरोध 4 ओम आ रहा है। लेकिन वही जो तार है, वही जो पदार्थ है, उसका जो है यदि लंबाई एल बटा 2 कर दी जाए और क्षेत्रफल 2a कर दिया जाए, लंबाई पदार्थ वही है, लंबाई एल बाई 2 कर दिया जाए और क्षेत्रफल 2a कर दिया जाए, तो क्या होगा, इसका आपको प्रतिरोध बताना रहेगा क्या होगा।
देखिए देखिए पदार्थ सेम है, कहा गया है कि पदार्थ सेम है, पदार्थ सेम है, पदार्थ सेम है। यदि पदार्थ सेम है तो इसका सिंपली एक अर्थ निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है जो है विशिष्ट प्रतिरोध रो दोनों का सेम है। याद कर लीजिए, जब तक पदार्थ नहीं बदलेगा विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। हर पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निर्धारित होता है, फिक्स होता है। तो प्रतिरोध जो है विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होता है। तो जो पदार्थ सेम है, पदार्थ वही है, तो जो है रो यानी कि क्या, रो मतलब क्या, रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, रो भी सेम होगा, विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा। ये चीज आपको याद रख लेनी है। अब सिंपली दो इक्वेशन बनाना है, बस खलास कर देना है क्वेश्चन। दो इक्वेशन बनेगा, बस क्वेश्चन खलास हो जाएगा। आइए इस फटाक से इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दिया गया है कि ये लंबाई है और ये है, इसका जो ओम आ रहा है, मतलब प्रतिरोध आ रहा है वो 4 ओम आ रहा है। तो सिंपली पहले लिखना है आर बराबर 4 ओम। आर बराबर कितना है 4 ओम। तो आर बराबर क्या हो जाता है रो यल बाई ये, यही तो हो जाता है। लंबाई यल है, क्षेत्रफल ये है, तो यल बाई ये बराबर 4। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा कह रहा है कि लंबाई यल बाई 2 कर दी जाएगी। लंबाई क्या कर दी जाएगी यल बाई 2। तो सिंपली फिर आर बराबर होता है रो यल बाई ये, लेकिन अब की लंबाई कितनी कर दी गई यल बाई 2, यल बाई 2। आर यल की वजह पे क्या हो जाएगा यल बाई 2। उसके बाद में क्षेत्रफल 2 ये हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 ये हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। उसके बाद में बस सिंपली यहाँ पे लिख देना है आर न्यू, यही आपको ज्ञात करना है ना, आर ही ज्ञात करना है आपको। तो ये देखिए अब इसको आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। मैंने कुछ नहीं किया है। पहला होता है आर बराबर होता है, आर बराबर क्या होता है रो यल बाई ये, रो यल बाई ये। पहला जो आर है वो 4 ओम दिया गया है, तो इसीलिए जो है रो यल बाई ये भी 4 हो जाएगा। इस आर की मैंने वैल्यू पुट कर दी, रो यल बाई ये। आर बराबर होता है रो यल बाई ये, मैंने बताया था अभी जस्ट। आर बराबर होता है रो यल बाई ये। आर बराबर क्या होता है रो यल बाई ये। भाई समझने का प्रयास कीजिए। आर बराबर होता है रो यल बाई ये, आर बराबर होता है रो यल बाई ये। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। यल का वैल्यू स्वयं यल दिया गया है और ए का वैल्यू ये दिया गया है। यहाँ पे 4 5 6 कुछ होता तो उसकी वैल्यू रख देता, लेकिन यहाँ यल और ये दिया गया है, तो सिंपली ये पुट कर दीजिए और उसका जो वैल्यू आ गया वो 4 आ गया। इसी का वैल्यू मैंने पुट किया है इस आर का। आर बराबर होता है रो यल बाई ये, रो यल बाई ये, रो यल बाई ये बराबर 4 हो गया। उसके बाद में अब प्रश्न आगे कहता है कि लंबाई यल बाई 2 कर दी जाएगी और क्षेत्रफल 2 ही कर दिया जाएगा। तो आर बराबर रो यल बाई ये अभी भी सेम है। आर बराबर रो यल बाई ये ही होता है, लेकिन यल की वजह पे यहाँ यल बाई 2 हो गया है और ये की वजह पे 2 ये कर दिया गया है। बस इतना फर्क है। यहाँ मैंने कर दिया यल बाई 2 और नीचे 2 ये, इतना कर दिया है बस। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा था। अब इसको सिंपली आगे ले जाके क्या कर देना, ये रो ऐसे रह जाएगा, यल बाई 2, इसका 2 नीचे आ जाएगा। इतना मैथमेटिक्स आपको 100% पता होगी, मैथ के स्टूडेंट है। यल बाई 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा यल बाई 4, यल बाई 4 ए, यल बाई 4 ए बराबर आर न्यू, ये हो जाएगा, है ना। तो अब सिंपली इसको देखिए 1/4 आप कॉमन कर लीजिए और ये हो गया रो यल बाई ये, रो यल बाई ये बराबर आर न्यू। अब ये कुछ जाना लग रहा है ना। यहाँ देखिए समीकरण 1 में मैंने लिखा है रो यल बाई ये बराबर 4, यहाँ से निकल गया था रो यल बाई ये बराबर 4, तो यहाँ है 1/4 इंटू रो यल बाई ये, यानी रो यल बाई ये की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं। रो यल बाई ये की वैल्यू पुट करनी, कितना है 4, तो 1/4 गुणे 4, 1/4 गुणे 4 बराबर आर न्यू। आर न्यू की वैल्यू 1 ओम आ गई। सिंपल, आप समझ चुके होंगे। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर समझने का प्रयास कीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने हट गया हूँ यहाँ से कंप्लीटली, तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस जो क्वेश्चन बोलता गया उसको करता गया। पहले कहा क्वेश्चन ने कि यल बटा ये है, मतलब लंबाई यल है, क्षेत्रफल ये है, तो मैंने सिंपली लिख दिया रो यल बाई ये बराबर 4, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है। आगे फिर यही इसकी वैल्यू पूछी गई, यानी आर की वैल्यू भी पूछी गई, तो मैंने क्या कर दिया रो यल बाई 2 ये, क्योंकि लंबाई यल बाई 2 थी और जो क्षेत्रफल था वो 2 ये था, तो मैंने वही सिंपली कर दिया। और यहाँ पे जो फाइनली सॉल्व करोगे तो 1/4 इंटू रो यल बाई ये आएगा। नए जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगा 1/4 इंटू रो यल बाई ये। और रो यल बाई ये का वैल्यू आपको यहाँ ऑलरेडी पता है, वो 4 है, तो 4 है, तो इसलिए 1/4 गुणे 4 बराबर 1 ओम आ जाएगा। तो ये सिंपल चीजें थी, इसको जानना आपको बेहद जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम
कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं हेडिंग बनाए दे रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका अर्थ हुआ श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, बस यही इसका सिंपली अर्थ हुआ श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसका जो सिंपल फार्मूला होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सवाल आने में, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उनको आपस में जोड़ दीजिए, वही आ जाएगा श्रेणी क्रम का वैल्यू। तो श्रेणी क्रम में यही फार्मूला आता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे आता है आइए हम उसको समझते हैं। श्रेणी क्रम का अर्थ क्या होता है, पहले इसको समझिए। श्रेणी क्रम का अर्थ होता है जब एक जो है प्रतिरोध खत्म हो जाए और दूसरा जुड़े। समझ लीजिए, देखिए ये होता है श्रेणी क्रम। ये एक प्रतिरोध है, मान लीजिए R1। अब इसका जो इंड पॉइंट है वो खत्म हो गया, अब इसी इंड पॉइंट से नया वाला प्रतिरोध इसको यहाँ जोड़ देना है R2। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि जब एक प्रतिरोध जहाँ खत्म होने वाला हो वहीं से दूसरा प्रतिरोध जुड़ जाए तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। कभी कभी बच्चों को दिक्कत आती है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानने में। तो श्रेणी क्रम का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है कि जब एक प्रतिरोध खत्म हो रहा हो, जब एक प्रतिरोध खत्म हो रहा हो उससे अगला नया जुड़ रहा हो, उसे ही श्रेणी क्रम कहते हैं। ये श्रेणी क्रम होगा। अब समांतर क्रम दिखा दूं। समांतर क्रम में क्या होता है कि दोनों प्रतिरोध का जो अंतिम बिंदु है, जैसे एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, दोनों प्रतिरोध का जो अंतिम बिंदु है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहेगा। अंतिम बिंदु, दोनों का अंतिम बिंदु, इसका भी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए ये और बी, तो ये कॉमन पॉइंट ही यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये चीज समझ लीजिए, ये कॉमन पॉइंट है, दोनों यहाँ से जुड़ा हुआ है। जब प्रतिरोधों का प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम समांतर क्रम कहते हैं। और जब एक प्रतिरोध खत्म हो रहा हो, मतलब एक प्रतिरोध के अंतिम बिंदु से दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक बिंदु जुड़ा हो, एक प्रतिरोध के अंतिम बिंदु से दूसरे का प्रारंभिक जुड़ा हो, तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। और जब जो प्रतिरोध हैं उनके अंतिम जो सिरा है वो किसी एक पॉइंट से और प्रारंभिक जो सिरा है वो किसी एक पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से जुड़ा हो, तो उसे हम समांतर क्रम कहते हैं। ये चीज भाई समझ लीजिए, मैं बेहद समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, लेकिन इसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया और वहां पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा समांतर है कौन श्रेणी, बस बर्बाद हो जाओगे वहां पे। और कभी कभी आ सकता है ऐसा भी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन समांतर क्रम में जुड़ा है कौन श्रेणी क्रम में, उसको पहचानिए। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जानना समांतर क्रम कैसे पहचाने, श्रेणी क्रम। आप श्रेणी क्रम यहाँ पहचान चुके हैं, R1 R2 ये होगा। जब एक का अंतिम दूसरे के प्रारंभिक से जुड़ा हो तो वो श्रेणी क्रम होता है। ये हो गया R1 R2, ये चीज हो गई। तो ये किस में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो इसका जो है प्रतिरोध टोटल जो आता है वो कितना आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितनी। अब मान लीजिए यहाँ से R3 जुड़ जाएगा तो R3 हो जाएगा, R4 आगे जुड़ सकता है, R5 जुड़ सकता है, R6 जुड़ सकता है। जितना भी जुड़ेगा सबका जो है रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन वो आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उनको आप जोड़ते चले जाइए, वही आ जाएगा। ये हो गया श्रेणी क्रम। ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आ गया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको भी समझ लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको समझ लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा होता है। जैसे ये एक प्रतिरोध है R1, ये है R2, इसी तरह नीचे R3 लिख सकते हो, R3 मान लीजिए लिख दिया R3। अब इनका जो प्रारंभिक सिरा वो किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहेगा। इनका जो प्रारंभिक सिरा है वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहेगा और जो अंतिम सिरा है वो भी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहेगा। ये देखिए, ये इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों का कॉमन पॉइंट जो है तीनों का वो एक एक से है। इनका जो प्रारंभिक सिरा था उनका भी कॉमन पॉइंट यही था और जो अंतिम सिरा है उनका भी कॉमन पॉइंट एक ही है, तो इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हुई। इसका जो रिजल्टेंट आता है वो 1/r मतलब 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट जितने भी है। मान लीजिए 4 आ गए, 4 प्रतिरोध, तब वहां 4 हो जाएंगे। इनका जो रेसिप्रोकल करके मतलब व्युत्क्रमानुपाती करके जोड़ दीजिए, बस वही रिजल्टेंट आ जाता है। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इन चीज को आपको याद कर लीजिए। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन में कराना चाहूँ तो तुरंत करा दूं, लेकिन नहीं,
क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन इसका पूछना बहुत रेयर केस है, आएगा नहीं, क्योंकि 12th से रिलेटेड टॉपिक है। 12th में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो है दोनों आ जाता है, साथ साथ में दोनों का जो है डेरिवेशन करने को आता है, इसलिए 10th में इसके चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा। इससे क्वेश्चन आएगा, हाँ ये कहूँ क्वेश्चन आएगा, इनसे दोनों से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दे देंगे, अभी क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा, लेकिन जो है डेरिवेशन बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, बहुत 0.1% चांस है कि आएगी, तो डेरिवेशन में छोड़ रहा हूँ। मैंने स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन लिखी, पहला ये क्वेश्चन है और दूसरा ये क्वेश्चन है। इन दोनों को आपका वैल्यू बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है, इसका सोल्यूशन प्रॉपर देना है कि सोल्यूशन इसका क्या आएगा। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, पहले हमें पहचानिए, पहले इसकी आइए बात करते हैं और इसको पहचानिए, श्रेणी क्रम में है समांतर क्रम, पहले इसको पहचानिए। सबसे पहला काम क्या करना है, पहचानना है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये प्रतिरोध है इसका जो अंतिम सिरा है, ये अंतिम बिंदु वो दूसरे के प्रारंभिक से जुड़ा है, यानी ये श्रेणी क्रम में। तो आपको पता चल रहा है कि क्या है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसको आप अपने माइंड में लिख लेना, माइंड में आपको इमेजिन कर लेना है, लिख लेना है, ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, मैंने प्रतिरोध, रिजल्टेंट प्रतिरोध, यहाँ पे रिजल्टेंट पूछा गया, कॉम्बिनेशन बताइए, दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन क्या आएगा, टोटल प्रतिरोध क्या आएगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, जो है टोटल प्रतिरोध कितना हुआ, ये सारी तरह के टर्म है जो पूछे जा सकते हैं। तो श्रेणी क्रम ये हो गया। अब जो है श्रेणी क्रम का जो इक्विवेलेंट होता है उसको क्या कहते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डाटा, जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको जोड़ देना है। तो यहाँ सिंपल हो जाएगा R इक्विवेलेंट, इसको R इक्विवेलेंट लिख सकते हो, मतलब टोटल समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध हो गया R1 प्लस R2, 4 प्लस 8 बराबर 12 हो, यही आ गया। जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उनको आपस में जोड़ दीजिए, सिंपल, बस वही आंसर आ जाता है श्रेणी क्रम में। दिक्कत समांतर क्रम वाले में होती है। समांतर क्रम में देखिए, ये समांतर क्रम है, कैसे पता चला समांतर क्रम, क्योंकि जो है प्रारंभिक सिरा उसका एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। देखिए इसका भी प्रारंभिक सिरा, इसका भी प्रारंभिक सिरा, दोनों का प्रारंभिक सिरा एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, दोनों का प्रारंभिक सिरा एक ही पॉइंट से जुड़ा है, और अंतिम सिरा, ये दोनों का अंतिम सिरा है वो भी एक ही पॉइंट से जुड़ा है, दोनों का अंतिम सिरा भी एक ही पॉइंट से जुड़ा है। इसीलिए क्या हुई, समांतर क्रम में आ गई। किस क्रम में, समांतर क्रम में आ गए। और समांतर क्रम का समतुल्य का फार्मूला क्या था, 1 समतुल्य 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डाट डाट, जितने होते हैं, अभी 3 होता, 4 होता, 50 होता, 60, जितने भी होंगे सबको आप इसी तरह जोड़ देंगे। तो 1 समतुल्य बराबर यानी 1/r बराबर 1/r1, r1 क्या है 4 ओम, 1/4 प्लस 1/8, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 1/4 तो सॉरी 1/r बराबर, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 दूनी 8, 2 प्लस 1/8, ये होगा, ये हो गया ना। ये आगे हो गया 3/8, लेकिन आपको समतुल्य ज्ञात करना है। यहाँ R समतुल्य है, ये जो R है R इक्विवेलेंट, इसी को क्वेश्चन में हमेशा ज्ञात कराने को कहेंगे। ये R, इसी को हरदम ज्ञात कराने को कहेंगे। अब इस जो R है 1/r बराबर 3/8 है, तो इसको उलट दीजिए तो ये आ जाएगा R बराबर 8/3, ये आ गया। अब देखिए दोनों का प्रतिरोध 4 ओम 8 ओम था, इसका 4 ओम था, इसका 8 ओम था, लेकिन दोनों का जो संयोजन था, एक का समांतर था, एक का श्रेणी था, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। ये 12 ओम आ गया श्रेणी क्रम, बहुत ज्यादा प्रतिरोध, और ये बहुत कम आ गया 8/3, करीबन 2.5 के करीब आ गया, इतना कम। ये 12 और ये कहा 2.5, सोचिए जमीन आसमान का अंतर है दोनों के बीच में। तो इसीलिए संयोजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपके घर में संयोजन होता है, और जब तक मार्कर नहीं गिरता लेक्चर पूरा नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट कर लेना है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स में डाल लीजिए या रफ में लिख लीजिए या दीवार पे चिपका दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इससे हाई फाई क्वेश्चन आप उम्मीद मत करना, नहीं आएगा। इससे हाई फाई क्वेश्चन ना आया है ना आएगा। इसी तरह का 10th में क्वेश्चन आएगा। यदि आप 12th में होते तो मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराता है, उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह वगैरह जो भी है उनको कराता, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पूछे जा सकते हैं। तो इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी है। और इसको मैं मिटाई दे रहा हूँ। सच कह रहा है दीवाना दिल, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के रिश्ते सारे,
अगली हेडिंग है धारा का तापीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के ताप से क्या क्या प्रभाव हैं उनको जानिए। तो देखिए, जब आपके घर में जो करंट जाता है, जिस वायर में जाता है, जिस तार में जाता है, आप उसको कभी महसूस किए होंगे, आप कभी गलती से टच किए होंगे, वैसे टच मत करना, लेकिन बाई द वे गलती से आपने कभी टच किया होगा तो वो गर्म रहता है। अथवा इस तरह समझिए, जब आपका बल्ब जलता है तो उसको भी आप देखेंगे तो वो गर्म रहता है। और एक जो मतलब थोड़ा पीला वाला आता है 10 रुपए का, वो तो बहुत वाट का होता है, वो तो भाई दूर से ही वो गर्मी महसूस होने लगती है, उस तरह का होता है। और शादी वादी में हैलोजन का यूज किया जाता है, वो सारे बहुत ज्यादा ही आग छोड़ते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। तो वो हीट कहाँ से आता है? वो एक्चुअली धारा का प्रभाव ही है, इसी के अंदर आता है, धारा का तापीय प्रभाव। धारा के तापीय प्रभाव के जरूरत आता है। देखिए, जब वायर जितना लंबा वायर होगा उसमें जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा ताप निकलेगा। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा ताप निकलेगा। तो इसका सिंपल फार्मूला है, आप लोगों में फार्मूला है, 12th वगैरह में होते तो इसका डिटेल्स होता, लेकिन इसमें फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। हीट को एच से डिनोट करते हैं कि कितना हीट निकलेगा, तो एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। सिंपली याद कर लीजिए, आई स्क्वायर आर टी, इसको टी छोटा कर दूं, आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच मतलब होगा हीट, मतलब कितनी ऊष्मा निकल रही है आपके तार से, आपके बल्ब से कितनी ऊष्मा निकल रही है, वो एच है। और ये आई जो है, आई है धारा, विद्युत धारा, आर है प्रतिरोध, और टी जो है समय है। टी क्या है? समय है। तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस सिंपल है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। जो शादी ब्याह वगैरह में जो जितनी गर्मियां निकलती हैं इस धारा की वजह से, वो इससे कैलकुलेट हो जाएगा कितने समय तक धारा बहा तार में, और तार का प्रतिरोध क्या है, और तार में कितनी विद्युत धारा बह रही है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर। बस इतना कैलकुलेट कर लीजिए, आपको ऊष्मा मिल जाएगी, ऊष्मा मिल जाएगा। तो यही धारा का तापीय प्रभाव है, कितना ताप जनरेट हुआ, यही है। अब आगे हेडिंग है विद्युत शक्ति, तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में विद्युत शक्ति पढ़ाता हूँ। विद्युत शक्ति भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आज का, और फिर इसके बाद में वीडियो खत्म हो जाएगी। इतना ही देर का वीडियो था और पूरा चैप्टर खत्म। 10th में ज्यादा कुछ है नहीं, 12th होता तो बहुत कुछ होता, लेकिन 10th में इतना कुछ है नहीं। वैसे अब भी 12th का 30% काट दिए हैं तो कम हो गया है, लेकिन वैसे भी 11, 12 बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही लेंदी है, उसमें आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, और नहीं फोकस करोगे तो घंटा कुछ नहीं होगा। हेडिंग है विद्युत शक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति की परिभाषा जान लेते हैं। तो विद्युत शक्ति का सबसे पहले फार्मूला जान लीजिए, P बराबर होता है W/T। P बराबर क्या होता है? W/T। कार्य बटा समय शक्ति होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ये क्या है? कार्य है, ये वर्क है, T टाइम है, टाइम मतलब समय, ये समय है। तो कार्य बटा समय बराबर शक्ति हो जाएगा, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ये हो जाएगा विद्युत शक्ति। अब इसका हम परिभाषा बनाए दे रहे हैं। तो एकांक समय में हुए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में जो कार्य होता है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में जो कार्य होता है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में जो कार्य होता है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में जो कार्य होता है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में जो कार्य होता है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T। विद्युत शक्ति का मात्रक जान लीजिए, विद्युत शक्ति का क्या मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक जानने के लिए सबसे पहले कार्य का मात्रक जानिए। कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड, और इसे हम वाट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है, विद्युत शक्ति के मात्रक में आता है। और आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे 1 हार्स पावर, मतलब एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। ये हो गया। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसको याद कर लीजिए। ये ऑप्शन में आ सकता है। 10th में जब मैं था तो ये क्वेश्चन आया था, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं। एक नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन था,
ऑप्शन में पूछा गया था एक कुल, और ऐसा ऑप्शन सेट करते हैं कि थोड़ा दिमाग ही चकरा जाए। 4.3 था, 4.5 था, इसी तरह था, उसी में मतलब भूल गए हो तो भूल जाओ। 4.2 जूल करेक्ट याद कर लीजिए। वैसे इसका करेक्ट वैल्यू होता है 4.18, लेकिन अप्रोक्सीमेट 4.2 जूल होता है। तो 4.18 जूल आप याद कर लीजिए। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो आज के इतने ही टॉपिक थे, मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए। इस विद्युत शक्ति पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है कार्य 5 जूल का हुआ है, समय 10 सेकंड लगा है, तो विद्युत शक्ति बताइए। तो आसानी से आप निकाल लेना, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट होता तो मैं आपको सिखाता, जितने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे मैंने सिखाया। कुछ फार्मूला भी बेस्ड थे। देखिए 10th में फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 10th है तो मतलब निश्चिंत रहो, 10th निश्चिंत। तो ये आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कंप्लीट मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक एक टॉपिक। यहीं से क्वेश्चन आना है इसी वीडियो से। इसी वीडियो को आप रिवीजन की तरह भी पढ़ सकते हो और वैसे भी पढ़ सकते हो। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे ध्यान से, तो भी आप इस चैप्टर में प्रो हो गए होंगे, क्योंकि 10th में जितनी चीजें थी मैंने पूरा पढ़ा दिया हूँ, एक भी चीज नहीं छूटा है। वैसे डेरिवेशन, समांतर और श्रेणी क्रम वाला वो पढ़ा दूंगा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे भी वो 12th में पूछा जाता है, बस उसका फार्मूला आपको जानना इंपॉर्टेंट था तो मैंने उसको बता दिया हूँ। तो आई होप आज की वीडियो फुल्ली आपको समझ आई हो। यदि कोई भी कमी रह गई हो तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।